Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss one of the unpopular essays, The Future of Mankind, which is in your syllabus. इस essay के बारे में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है. Discuss the future of mankind according to Bertrand Russell. What are the contents of the essay, The Future of Mankind by Bertrand Russell? तो किसी भी तरीके से अगर द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड पे क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को अभी हम स्टडी करते हैं. ये पहले भी हमने इसका इंट्रोडक्शन या समरी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी है. तो उसमें क्या है कि वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया कि इन केस थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड. तो एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस, रिवर्ट टू द बार्बरिज्म, ठीक है. या फिर एंड पे उसका जो एक बर्टन रसल का एक सजेशन है एक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए. तो ये मेन 3 कंटेंट्स हैं और इन्हीं को डिटेल में आगे फर्दर हम अभी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है. रसल बिगिंस हिज essay The Future of Mankind with 3 possible scenarios for the future. ठीक है कि ये जो उसका ऐसे है द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड, उसमें वो 3 सिनेरियोज को बेसिकली डिस्कस करता है. थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो 3 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं. नॉट दैट रसल रोड दिस ऐसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. नोट दैट Russell wrote this essay after World War II and during the rise of Cold War. क्योंकि ये 1950 में पब्लिश हुए हैं तो अराउंड 1947 तक से जो है कोल्ड वार स्टार्ट हो गई. उससे पहले वर्ल्ड वार 1, फिर वर्ल्ड वार 2 और 1947 टू 1991 तक कोल्ड वार चली है. कोल्ड वार बिटवीन द 2 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो यहाँ पे कोल्ड वार की डेफिनेशन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकती है. The Cold War defined the antagonism between the Soviet and their allies and the United States and their allies. ठीक है, सोवियत यूनियन और उसके जितने भी अलाइज हैं और यूनाइटेड स्टेट और उसके जितने अलाइज हैं, उन दोनों के माबैन, उन दोनों के दरमियान जो दुश्मनी है, एंटागोनिज्म है, ठीक है, उसको कोल्ड वार कहा जाता है. ठीक है. द कोल्ड वार फॉलोड बाय वर्ल्ड वॉर 2 1947 and lasted until 1991 with the dissolution of सोवियत यूनियन. आपको पता है 1991 में रशिया टूट गया. तो उस रशिया के टूटने के साथ यूएसएसआर, ठीक है, उसके टूटने तक जो दोनों यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के माबैन जंग तो चलती रही है, ओपन वॉर नहीं थी लेकिन कोल्ड वॉर थी. फिर इसमें जो 3 सिनेरियोज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर. थर्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सिनेरियो. गिवन दैट अ थर्ड वर्ल्ड वॉर erupting फ्रॉम द कोल्ड वॉर. ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी तो कोल्ड वॉर से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का चांस है. एंड वॉज वन ऑफ द रसल्स ग्रेटेस्ट कंसर्न्स. His prospects of the future dealt with the possibility of such a war, atomic no less, or some way to avoid such a war. कि उसका कंसर्न बेसिकली क्या है कि जो कोल्ड वॉर है उसी से फूट पड़ेगी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर और वो एक एटॉमिक वॉर होगी. ठीक है, और उस वॉर से कैसे बचा जा सकता है. दीज आर द कंसर्न्स ऑफ बर्टन रसल. ठीक है. इफ सच अ वॉर वर टू अकर, रसल सपोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो पहला सिनेरियो क्या है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो एटॉमिक वॉर होगी और उसका एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पॉसिबली ऑल लाइफ ऑन द प्लैनेट. कि हो सकता है कि जो प्लैनेट है उसके ऊपर या ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए या इंसानी ज़िंदगी कंप्लीटली ख़त्म हो जाए. एटॉमिक बॉम्ब्स एंड देयर आफ्टर इफेक्ट्स वुड डेसिमेट और एलिमिनेट ऑल लाइफ. क्योंकि जब एटॉमिक वॉर होती है, ठीक है, तो एटॉमिक बम के बाद क्या होता है कि रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन क्लाउड्स होते हैं, फिर उसके बाद डिजीज़ होती हैं. जिस तरह आपने नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में पढ़ा है,
तो सेम वैसे ही रेडिएशन क्लाउड्स होंगे और उसके बाद जितने भी लोग हैं उनमें डिजीज़ वगैरह होंगी, और ये फर्स्ट सिनेरियो है कि ह्यूमन रेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड वर्ल्ड वॉर सेकंड सिनेरियो। Russell's second scenario is that the world would revert to a state of barbarism। ठीक है, कि दुनिया जो है सारी वो बिल्कुल पीछे चली जाएगी, वो पुराने ज़माने में चली जाएगी। ठीक है, बारबरिज्म की तरफ चली जाएगी। दिस टू कुड रिजल्ट फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड एटॉमिक वर्ल्ड वॉर, और ये भी किस चीज़ का नतीजा होगी? एटॉमिक वर्ल्ड वॉर का। The only solace is that such outcome leaves open the possibility that human could return to a civilized state। तो उसमें उसके लिए तसल्ली की बात यह है कि इंसान फिर वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ दोबारा से सिविलाइज्ड स्टेट में आ जाएगा। एक उम्मीद की किरण है उसके लिए कि शायद इंसान फिर तरक्की करता, अगर वो बारबरिज्म की तरफ जाता है तो वो तरक्की करते हुए दोबारा सिविलाइज्ड स्टेट में आ सकता है। तो उसकी वो एक एग्जाम्पल देता है, कंपेयर करता है कि रसल कंपेयर्स दिस पॉसिबिलिटी टू द फॉल ऑफ रोम which was followed by a relatively more barbaric time, notably the Dark Ages, but was followed by a Renaissance and eventually a more technological and organized world। रेनेसांस के बारे में हमने पढ़ा है, दैट वाज द रिवाइवल ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग्स के जितना भी वो रिवाइवल हुआ, तो रिवाइवल से पहले का जो पीरियड है उसको डार्क एजेस कहा जाता है। कह रहा है कि जब रोम ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है डार्क एजेस स्टार्ट हो गई, मोर बारबेरिक टाइम स्टार्ट हो गया, उसको डार्क एजेस कहा जाता है, जिसमें कोई भी किसी तरह की भी डेवलपमेंट नहीं थी। तो फिर उसके बाद रेनेसांस आया जिसने दोबारा से रिवाइवल किया हर चीज़ को, और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुनिया जो है वो वजूद में आई। तो ये इस चीज़ की वो एग्ज़ाम्पल देता है, और वो एक उसके तसल्ली बख्श है या एक उम्मीद की किरण है कि शायद अगर बारबरिज्म की तरफ दुनिया रिवर्ट करती है तो वो दोबारा से सिविलाइज स्टेट में आ जाएगी। देन थर्ड वर्ल्ड वॉर थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है? रसल्स थर्ड सिनेरियो इज द यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर वन यूनाइटेड पावर, कि पूरी दुनिया एक ताकत के अंडर आ जाए, एक किसी एक मुल्क के अंदर, एक गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, कि उसके अंडर काम करे। Russell adds that such a unified power is the most preferable outcome, more powerful and all-encompassing authority than say the United Nations। कह रहा है कि मोस्ट पावरफुल प्रेफरेबल आउटकम है, और किसके अंडर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए? यूनाइटेड नेशंस के, अमेरिका के अंडर इकट्ठी हो जाए। एंड रसल नोट्स दैट एज लॉन्ग एज देयर एट लीस्ट टू सुप्रीमली पावरफुल स्टेट्स, Soviet Union and United States, the threat of an atomic world war is always possible। फिर फर्दर वो कहता है कि जब तक दो सुपर पावर हैं दो दुनिया में, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट, तो एटॉमिक वार का ख़तरा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जब तक दो हैं, जाहिर बात है कि दुनिया में दो कौमें हुक्मरानी एक साथ नहीं कर सकती, दो सुपर पावर्स नहीं हो सकती, तो जब तक ये दोनों मौजूद हैं तो एटॉमिक वार का ख़तरा टल नहीं सकता। एंड एज टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ सच ए वॉर इंक्रीजेज, क्योंकि जंग का ख़तरा नहीं टल सकता, जंग ज़रूर होगी जब तक कि दो सुपर पावर्स हैं, कोई एक अंडर वन यूनाइटेड पावर के अंडर वो यूनाइटेड नहीं होते, उस वक्त तक जंग का ख़तरा भी है। और जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, ठीक है, उससे क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो उससे तबाही भी ज़्यादा होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, ज़्यादा बेहतर हथियार बनते जा रहे हैं, ज़्यादा तबाही फैलाने वाले हथियार बन रहे हैं, और वो क्या है, तबाही भी बढ़ेगी, डिस्ट्रक्टिव पावर जो है वो भी इंक्रीज होगी। इन अदर वर्ड्स, द मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस द वर्ल्ड बिकम्स, द मोर डिस्ट्रक्टिव आवर वॉर्स बिकम, कि जितनी टेक्नोलॉजिकल दुनिया जो है वो एडवांस होती जाएगी, हमारी जो जंगें हैं उनमें ज़्यादा तबाह कुन होंगी वो जंगें, उनमें ज़्यादा नुकसान होगा। Therefore, Russell believes that a unified world state becomes more and more necessary in order to avoid such a catastrophic war। कि इस तरह की जो जंग है, ठीक है, उससे बचने के लिए यूनिफाइड वर्ल्ड स्टेट बहुत ज़रूरी है।
तो ये उसका एक थर्ड सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि देयर शुड बी अ यूनिफाइड वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। रसल होप दैट a united world state could be achieved by negotiations and or the threat of force, but he feared that force would be necessary. कह रहा है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, तो उसको नेगोशिएशन के ज़रिए कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरा उसका हल ये है कि थ्रेट ऑफ फोर्स यूज़ की जाए, लेकिन उसको ये खौफ है कि फोर्स ही ज़रूरी है और फोर्स ही यूज़ करनी पड़ेगी, ये आराम से कोई एक यूनाइटेड वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बन सकती। He also clearly preferred an American victory rather than Russian victory. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वो अमेरिका को फेवर करता है, रशिया को फेवर नहीं करता। Whether that be the result of diplomatic relation or the result of war. कह रहा है कि रशिया को वो फेवर नहीं करता, अमेरिका को फेवर करता है, ठीक है। अमेरिकन विक्ट्री को फेवर करता है, वो चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन के ज़रिए आए या जंग के ज़रिए आए, लेकिन अमेरिका को दुनिया को लीड करना चाहिए। He even added that if America were communist and Russia were capitalist, he would still prefer an American victory because there was more intellectual and social freedom in America. वही जो हमने इसकी समरी में पढ़ा था कि रशिया जो है वो कम्युनिस्ट है, अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट है। वो कहता है अगर ये चीज़ें इसके बरक्स हो जाएं कि अमेरिका कम्युनिस्ट बन जाए और रशिया जो है वो कैपिटलिस्ट बन जाए, फिर भी वो अमेरिकन विक्ट्री को प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सोशल फ्रीडम है अमेरिका में, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है अमेरिका में। फिर जब वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, फिर उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में वो बात करता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। Although a united world state does have problems, कि जब वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, एक स्टेट बनेगी, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। रसल बिलीव्स दैट अंडर सच अ स्टेट द थ्रेट ऑफ वॉर विल बी लेसन्ड और एलिमिनेटेड। लेकिन पहला उसका जो फ़ायदा क्या होगा कि जो जंग का ख़तरा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। लीविंग ह्यूमन्स टू पुट मोर अटेंशन ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस, क्योंकि जब जंग की तरफ कोई अटेंशन नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो फिर इंसानी खुशी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। Although Russell presents gloomy potentials for the future, he believes that an immeasurably good outcome can emerge from the third scenario. जो थर्ड सिनेरियो हमने पढ़ा है, थर्ड सिनेरियो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बहुत अच्छे असरात होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, what the world most needs is effective laws to control international relations. कहता है दुनिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? कानून की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव लॉज की है, ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस को कंट्रोल किया जाए। द फर्स्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ सच लॉ इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट सैंक्शंस, and this is only possible through the creation of single armed force in control of the whole world. कि आप किसी की तरह के मुनासिब जो है फ़ैसले लेना चाहते हैं, सैंक्शंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक ही आर्मी हो, एक ही आर्म फोर्स हो और एक ही लीडरशिप के अंडर वो काम करे, तो फिर उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना आसान होगा। फिर इसी का आगे क्रिटिकल एनालिसिस है कि रसल्स आर्टिकल असेसेस वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स इन द 1950s, क्योंकि ये 1950 में बुक पब्लिश हुई है, तो उस वक्त जो सिनेरियो था, उस वक्त जो हालात थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो उन हालात को देखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया है। ही आउटलाइंस 3 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ फॉर द वर्ल्ड, कि उसने 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई, ठीक है, 3 वर्ल्ड वॉर सिनेरियोज बताए। द फर्स्ट इज़ टोटल न्यूक्लियर ऑब्लिट्रेशन, कि बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर की वजह से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड इज़ द डेवोल्यूशन इनटू बार्बरिज्म, बार्बरिज्म है कि रिवर्ट हो जाएगी दुनिया बार्बरिज्म की तरफ। द थर्ड ऑप्शन वुड बी अ डोमिनेंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो थर्ड सिनेरियो ये है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। गिवन द कोल्ड वॉर पैराडाइम इन विच रसल ऑपरेटेड, उसके सामने किस नुक्ता नज़र से वो बात कर रहा था, उसके सामने जो मिसाल थी वो
कोल्ड वॉर की थी. दिस वुड मीन अ यूनाइटेड स्टेट्स विक्ट्री और अ ट्रम्प ऑफ द सोवियत यूनियन. तो यही वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि डोमिनेंस ऑफ व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए. तो यही उसका क्रिटिकल एनालिसिस है कि 1950 में जो सिचुएशन थी, जो सनेरियो है, उसको देखते हुए उसने 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वर्ल्ड वॉर की बताई हैं. फिर फर्दर वो उसकी कुछ सजेशंस हैं कि हाउ फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कैन बी सिक्योर्ड. कि in Russell's mind, the future of mankind results in forging diplomatic and military alliance with the nations in a cooperative manner. कि जितनी भी कौमें हैं उनमें मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो है अलाइंस होना चाहिए, इत्तेहाद बनना चाहिए. ठीक है. एंड रसल बिलीव्स दैट इफ नेशंस आर एबल टू फॉर्म ब्रॉड बेस्ड अलाइंस through both diplomatic and financial inducements, financially, diplomatically, or there is a decreased likelihood of rogue nations threatening the fragile balance of life on the planet. अगर इस तरह के अलाइंस बन जाते हैं डिप्लोमेटिक या फाइनेंशियल, तो ऐसी कौमें जो हैं, रोग नेशंस जो हैं, वो बहुत कम होंगी जो जो बिल्कुल जो नाजुक किस्म का बैलेंस है हमारे अर्थ के ऊपर या प्लैनेट के ऊपर, उसको वो थ्रेट कर सकें. तो मतलब क्या है कि फिर वॉर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. रसल बिलीव्स इन दिस कोलैबोरेटिव वेंचर एज द फर्स्ट फेज ऑफ इंश्योरिंग अ हेल्दी फ्यूचर. कि हेल्दी फ्यूचर के लिए पहला वेंचर, पहला जो मुहिम है वो यही है. ठीक है. कोलैबोरेटिव वेंचर के वो एक अलायंस कायम करें. तो ये फर्स्ट हो गया. द सेकेंड स्टेप is being able to use the power of transformation to manipulate endeavors that make life better for all. तो हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, उसी तरीके से बदल जाना चाहिए. ठीक है. जो सब के लिए बेहतर हो. तो ये फर्स्ट स्टेप क्या है? अलायंस बनाना. और दूसरा स्टेप क्या है कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना उस हिसाब से, ताकि ह्यूमन हैप्पीनेस को हासिल किया जा सके. इन रसल्स माइंड, the forging of alliances and the reduction of war can lead to a transformative vision where all the world's problems can be actively combated. तो क्या है कि जब अलायंस बन जाएगा, वॉर का ख़तरा कम हो जाएगा, रिडक्शन इन वॉर, तो उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेटिव विजन डेवलप होगा. ठीक है. और जो दुनिया में इंसानों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा. कि वरना जब जंग की तरफ से माइंड हट जाएगा, थ्रेट नहीं रहेगा किसी किस्म का, तो फिर ट्रांसफॉर्मेटिव विजन जो है वो डेवलप होगा और जो इंसानों की प्रॉब्लम्स हैं, नेशंस की प्रॉब्लम हैं, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकेगा. फर्दर साइंस के बारे में उसका सजेशन है कि साइंस टू सर्व मैनकाइंड, कि जो साइंस है इसको इंसान के जो है सर्विस के लिए होना चाहिए, इंसान के फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए. कि unless we can cope with the problem of abolishing war, there is no reason whatever to rejoice in labor saving technique, but quite the reverse. कह रहा है कि जब तक हम ये जो एबॉलिशिंग ऑफ वॉर, जंग को ख़त्म करने की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व नहीं कर देते, तो साइंस का कोई फ़ायदा नहीं है, लेबर सेविंग टेक्निक्स का कोई फ़ायदा नहीं है. कि ऑन द अदर हैंड, इफ़ द डेंजर ऑफ वॉर वर रिमूव्ड, अगर जंग का ख़तरा ख़त्म हो जाए, साइंटिफिक टेक्निक कुड एट लास्ट बी यूज टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस. तो जो साइंस है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, तो वो ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी अगर जंग का ख़तरा ख़त्म हो जाए. अगर जंग का ख़तरा ख़त्म नहीं होता तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन डेवलपिंग मास डिस्ट्रक्शन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. वेपन बनाने में साइंस इस्तेमाल होगी. ठीक है. There is no longer any technical reason for the persistence of poverty, even in such densely populated countries as India and China. तो वो कह रहा है कि अगर जंग का ख़तरा टल गया है तो फिर गुर्बत के रहने का कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है, कोई चांस नहीं है. इवन के ज़्यादा आबादी वाले जो मुल्क हैं, इंडिया और चाइना, वहाँ पे भी गुर्बत नहीं रहेगी अगर जंग का ख़तरा ख़त्म हो जाए. If war no longer occupied men's thoughts and energies, we could within a generation, कि हम एक नस्ल में ही, मतलब थोड़े अरसे में ही, put an end to all serious poverty throughout the world.
कि हम दुनिया से गुर्बत का बिल्कुल ख़ात्मा कर देंगे अगर अगर कि इफ़ वॉर नो लॉन्गर ऑक्युपाइड मैंस थॉट्स एंड एनर्जीज, कि इंसान के जहनों पे अगर ये जंग सवार ना हो, ठीक है, अगर जंग का ख़तरा ना हो तो हम बहुत जल्दी ये गुर्बत से छुटकारा पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसकी सजेशन है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, ठीक है। इफ लॉ रादर देन प्राइवेट फोर्स कैन इंश्योर दैट लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड एंड इंडिविजुअल्स आर एबल टू एंजॉय द मैक्सिमम परस्यूट्स ऑफ लिबर्टी इन देयर ओन वर्ल्ड्स, ठीक है, कि जो आज़ादी, ठीक है, जो अगर लॉ की जो हुक्मरानी है वो आज़ादी को इंश्योर करेगी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे या अपनी दुनियाओं में या अपने मुल्कों में आज़ाद हैं। There is a greater chance for the future of mankind to find happiness and be free from destruction. अगर कानून की हुक्मरानी होगी तो दे आर फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, दे कैन फाइंड हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स, कि वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भी तलाश कर सकेंगे, तबाही भी नहीं होगी, ठीक है, अगर लॉ जो होगा वो उसकी बालादस्ती हो। और तो फिर लॉ की बालादस्ती होगी तो ज़ाहिर बात है लिबर्टी होगी, आज़ादी होगी, हर आदमी अपने कॉल ऑफ फेल में या अपने मुल्क के अंदर आज़ाद होगा। लॉ रादर देन प्राइवेट फोर्स, इसका मतलब ये है कि कानून होना चाहिए, अलग से कोई प्राइवेट फोर्स नहीं होनी चाहिए, कानून जो सब के लिए बराबर हो। तो आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी कि पहले उसने फर्स्ट 3 सिनेरियोज बताए हैं, फिर फर्दर साइंस के बारे में डिस्कस किया है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, कि अगर ये जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, ठीक है, और फर्दर उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था लास्ट में कि अगर हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लेते हैं अंडर सिंगल आर्मी एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ वार, कि जंग का कोई चांस नहीं होगा, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ कैन बी यूज टू प्रमोट ह्यूमन हैप्पीनेस। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंसान की फलाह के लिए, टू सर्व द मैन काइंड, कि इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर जंग का ख़तरा रहे तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ इंसान की ह्यूमन हैप्पीनेस की बजाय इन डेवलपिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ठीक है, हथियार बनाने में इस्तेमाल होंगी। तो इसका लास्ट में कंक्लूजन है, Russell's writing in the speech puts him in a uniquely different position among the other philosophers. तो ये तो एक सिंपल बात है कि बाकी जितने फिलासफर हैं उनसे इसकी एक अलग जगह है। His humanism distinguishes him from the leftist Marxist philosophers who found that social and material condition precluded any hope of collaboration. कि जो मार्क्सिस्ट फिलासफर थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स के नज़रिए पे थे, तो कह रहे हैं कोलैबोरेशन की कोई उम्मीद नहीं है, अलायंस फॉर्म नहीं हो सकते, तो ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट सोचता है, ठीक है। हिज पैसिफिज्म distinguishes him from the national thinkers who felt that exceptionalism should guide through thought and action. Russell's ideas in the essay put him as a skeptic or absolutist dogma, and one whose embrace of progressivism and social justice embodied the essence of hopeful transformation. अभी इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक्सेप्शनलिज्म, ये वही डेफिनेशन आपके पेपर में भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। तो एक्सेप्शनलिज्म, सरपासिंग व्हाट इज़ कॉमन, अनयूजुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन होती है कि इसके अलावा इसके सिवा कोई भी कॉमन चीज़ है, यूजुअल है और एक्सपेक्टेड है, उसको साइड पे कर दिया जाए तो उसको एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं। फर्दर एक डॉगमा है, डॉगमेटिज्म में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, एक कट्टर किस्म की बिलीफ को कहते हैं, ठीक है, कि अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन दैट इज प्रोक्लेम्ड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो डॉगमा ज़्यादातर विद रेफरेंस टू रिलीजन यूज़ होता है कि एक मजहबी ऐसा कानून, ऐसा डॉक्ट्राइन जिसको सच समझा जाए विदाउट एनी प्रूफ, कि आप उस पर अड़ जाएं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आप कहें जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो उसी चीज़ को डॉगमा कहते हैं और इस सिचुएशन को डॉगमेटिज्म कहा जाता है। प्रोग्रेसिविज्म क्या है? प्रोग्रेस जो है उसी से ही है
कि फेवर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स बेटर कंडीशन इन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो जो बंदा या कोई भी इस कंडीशन को कि आप प्रोग्रेस को फेवर करते हैं सोसाइटी के अंदर या गवर्नमेंट में, कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, तो उस चीज़ को प्रोग्रेसिविज़म कहते हैं। प्रोग्रेसिविज़म कहते हैं, और प्रोग्रेसिव माइंड जो ऐसा सोचता है उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे में यही है कि his pacifism distinguished him from the nationalist thinkers who felt that कि जितने भी दूसरे नेशनलिस्ट थिंकर्स हैं उनसे ये डिफरेंट है। ठीक है, उसका पैसिफिज्म जो है कि वो अमन चाहता है, वो बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन उसको एक डॉगमा की तरह देखा जाता है कि Russell's ideas in the essay put him as skeptic and absolute dogma, and one who's embraced the progressivism and social justice embodied the essence of hopeful transformation। कि उसका जो एक डॉगमा है, ठीक है, और प्रोग्रेसिविज्म है, प्रोग्रेसिविज्म जो है वो सोशल जस्टिस है, थर्ड पॉइंट, तो वो होपफुल ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये चीज़ों में तब्दीली आ जाएगी। वो जो आइडियाज़ दे रहा है, जो सजेशन दे रहा है, तो उसका प्रोग्रेसिविज्म, डॉगमा और ये चीज़ें जो हैं ये प्रूव करती हैं या इसको लीड करती हैं इस चीज़ की तरफ कि मे बी देयर इज़ अ होपफुल ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई ना कोई तब्दीली आएगी अगर लोग इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क इन द ग्रुप। और आपने इसको पढ़ना है, थोड़ा समझना है, बार बार इसको पढ़ेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी, आप इसको याद करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, तो तब ही आपकी तैयारी होगी।